नंबर 4 लिखिएगा रेवेन्यू। टाइम अपना ऑफ करो ऑडियो। जी आज मिस हुआ है तो आप इससे मेरा टैलेंट का अंदाजा लगाओ कि मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो सकता हूँ। हो सकता हूँ। जो कैच पकड़ता है वो होता ही नहीं है। जो कैच छोड़ता है उसके अंदर वो टैलेंट है कि वो पाकिस्तान टीम में आ सकता है। तो आपको टैलेंट दिखाया मैंने। ओके जी। नंबर 4 इज द रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू क्या है? आपके ज़हन में क्या आता है? व्हाट इज रेवेन्यू? एनीवन? जी सर इनकम, कोई इनकम। इनकम जनरेट। अच्छा देखो, एक वर्ड होता है रेवेन्यू, एक होता है प्रॉफिट या लॉस। इसमें फर्क है। सर प्रॉफिट होता है जिसमें से रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दी जाए तो वो प्रॉफिट होता है सर। और रेवेन्यू सेल्स प्राइस टाइम यूनिट हो तो रेवेन्यू होता है सर। ठीक है। अच्छा लिखो, पहले लिख लो डेफिनेशन। ग्रॉस अमाउंट जनरेटेड, a gross amount generated from main activities of business, जिसको प्रिंसिपल एक्टिविटीज भी कहते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा अब यहां पर देखें ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है कि वो अमाउंट जिसमें कुछ भी अभी लेस नहीं किया हुआ। जब मैं लेस करूंगा तो प्रॉफिट और लॉस बनेगा। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट। मिसाल के तौर पे मैं एक कोई भी आइटम खरीदता हूं 500 रुपीज में, ये परचेज करता हूं 500 रुपीज में और इसको सेल करता हूं 600 रुपीज से। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है और सर अगर 100 इसमें रुपए। आपसे पूछूं बताओ कि रेवेन्यू कितना है? 600। 600 ग्रॉस 600 अमाउंट। सर। अब समझ आ गई वर्ड ग्रॉस अमाउंट। आगे चलिए, 500 में एक चीज परचेज की, मैं 450 में सेल करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट है या लॉस? कितना? लॉस और मेरा रेवेन्यू सर कितना है? 50 रुपीज 450 सर। तो सिंपल सी बात है कि जो अमाउंट मैं जनरेट कर रहा हूं इररिस्पेक्टिव के वो प्रॉफिट है या लॉस और रेवेन्यू है। ठीक है, लेकिन इधर एक वर्ड और है इससे आगे। वो क्या है? मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। मेन एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जब भी कोई आप बिजनेस कर रहे होते हो उसकी एक एक्टिविटी होती है जहां से वो रेवेन्यू जनरेट होगा। मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में जो मेन सोर्स है रेवेन्यू का वो क्या है? सेल्स। क्योंकि सेल करोगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर मैं आता हूं हॉस्पिटल बिजनेस में, एक हॉस्पिटल आपने बनाया, उसका बिजनेस, वहां एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्स है। मेन एक्टिविटीज, वहां पर जो एनेस्थीसिया फी आप कलेक्ट कर रहे हो वो भी आपकी रेवेन्यू है। वहां पे जो लेबोरेटरी फी ले रहे हो वो भी रेवेन्यू है। वहां जो कंसल्टेंट फी ले रहे हो वो भी रेवेन्यू है। इनडोर पेशेंट फी ले रहे हो वो भी रेवेन्यू है। आउटडोर पेशेंट फी ले रहे हो वो भी रेवेन्यू है। और भी कई हो सकते हैं। सर ये चैरिटी मेन भी हो सकता है। सारी मेन एक्टिविटीज हैं, तमाम मेन एक्टिविटीज। समझ आ गई बात? इसी तरह आप बिजनेस कर रहे हो स्कूल का, स्कूल में एडमिशन फी लेते हो, मेन एक्टिविटी। ट्यूशन फी मेन एक्टिविटी।
उसके अलावा कई फंड होते हैं स्कूल में, वो भी 7 साल लेते हो हर महीने। वो जितनी भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो सारे का सारा रेवेन्यू है। लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज में सम टाइम कुछ और अमाउंट भी जनरेट होती है जो मेन एक्टिविटी से नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बिजनेस को ले लो, ट्यूशन फी के लिए आपको एक टाइम दिया जाता है, इस डेट तक आपने पे करनी है। अगर लेट करोगे फाइन होगा। जो फाइन से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अभी तक उस डेफिनेशन को मैं रेवेन्यू ही कहूंगा, लेकिन उसको हम अदर इनकम कहते हैं। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अभी तो 5 एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, आगे जाके हम इसको अदर इनकम मिलेगा। अभी मैं अदर रेवेन्यू की डेफिनेशन में ला रहा हूं। ठीक है, तो ये चूंकि मेन एक्टिविटी से नहीं है इसलिए हम इसको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम अदर इनकम कहेंगे। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में आपका जो है वो एक जिसको आप क्या कहोगे, वेस्ट होती है बहुत सी, और वो वेस्ट फेंकते नहीं है, वो बाकायदा रॉ मटेरियल बन जाता है कुछ आइटम्स का, तो वो बाकायदा सेल होती है। ठीक है, अच्छा अब ये भी रोज सेल होती है, क्या इसको मेन कहूंगा? नहीं, मेन का लॉजिक ज़हन में रखें। मेन का लॉजिक ये है कि जिस पर आपके एक्सपेंसेस बेस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, अब मैं फाइन की तरफ आता हूं, कई दफा स्कूल इतना फाइन इकट्ठा कर लेता है कि पूरे महीने की सैलरी निकल आती है उससे, जो कि टोटली हराम है, वो अलग बात है, लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 2 कि लेकिन अगर एक महीने में सारे ही अच्छे हो जाते हैं बच्चे, कोई भी लेट नहीं करता, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? तो एक्सपेंसेस कहां से मीट होंगे? इसी याद रखिएगा कि ये रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू वो है जो प्रेडिक्टेबल है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। होगा तो करना, नहीं होगा नहीं देना, दैट्स ऑल, खत्म होगी कहानी। समझ आ गई ये बात? आगे चले। ये भी टूट गया, ये किधर गया? चलो फिलहाल तो गुजारा कर, तंग आ जाता हूं इसको पेन पे। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलिए, एक्सपेंसेस। रेवेन्यू समझ आ गई, एक्सपेंसेस। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी कुछ वेस्ट तैयार होती है। ठीक है, अब वो वेस्ट जो है वो अदर इनकम कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेंसेस उसमें मीट नहीं कर रहे होते, हालांकि वो रोज हो रही है। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन जो है उससे जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जिस मशीन जो यूज करते हैं, जिन मशीनों से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ये वाली मशीन नहीं होती आम जो हम रोड पे लगी देखते हैं। वो एक स्पेसिफिक मशीन होती है। इवन इतनी वो ऐसी मशीन है कि जब वो निकलता है ना, जिसको छिलका कह लें उसके ऊपर, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हस कहते हैं। अब उस वो रॉ मटेरियल बन जाता है, वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली वो भी हमारी इनकम तो है, मेन सोर्स नहीं है। मेन सोर्स ये है कि शुगर बना के, ठीक है, उसको उसकी होर्डिंग करके कीमतें बढ़ा के बेच दो, जैसे पाकिस्तान में होता है। समझ गए हो ना? हाँ, समझ आप तो बड़े हो। नंबर 5, एक्सपेंसेस। क्या बिजनेस में रेवेन्यू बगैर एक्सपेंसेस के जनरेट कर सकते हो? बल्कि यहां तक कहूंगा कि नहीं, बल्कि यहां तक आप थिंक करो कि एक्सपेंस किए बगैर रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, पहले शॉप लोगे या आउटलेट लोगे, क्या उसका किराया नहीं दोगे? फिर उस पर एम्प्लॉइज रखोगे, क्या उनकी सैलरीज नहीं दोगे? बिजली का बिल भी दोगे, क्या उसका बिल नहीं आएगा? जरूरी तो नहीं कि पहले दिन से सेल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंसेस हम नॉर्मली पहले करते हैं स्टार्ट में, और फिर रेवेन्यू जनरेट। एक्सपेंस करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, मार्केटिंग करोगे तो लोग आएंगे ना। अब एक चुप करके बैठ जाते हो, कई बिजनेस हैं ऐसे नेचर है जिनकी मार्केटिंग के बगैर बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, लोगों को पता लगेगा तो लोग आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केटिंग कर। इवन दैट जो बड़े बड़े नाम है, ब्रांड्स हैं, लाइक मैकडॉनल्ड्स वगैरह, KFC,
ये भी जहां ओपन होते हैं उसके बाद बाकायदा एडवर्टाइज करते हैं ये, ठीक है ना। और हालांकि ये ना भी करें तो कस्टमर इनके पास तो आ ही जाएगा, लेकिन वो इतना ही एडवर्टाइजिंग करते हैं कि लोग एकदम अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं लिख लीजिएगा, एनी अमाउंट स्पेंड और विद इन ब्रैकेट लिखिए, बल्कि यहां छोड़ दे, आगे लिखेंगे एनी अमाउंट स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। अब विद इन ब्रैकेट लिखिएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ब्रैकेट क्लोज करके लिखें इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रन। ये मैंने क्यों लिखवाया, पहले शॉर्ट रन को एक्सप्लेन कर दूं। आप मशीन खरीदते हो प्रोडक्शन करने के लिए, क्या मशीन रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रही? लेकिन वो शॉर्ट रन में नहीं कर रही, वो लॉन्ग रन में कर रही। वो तो 5 साल लाइफ है, तो 5 साल तक प्रोडक्शन करती रहेगी और रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी। जो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ यानी अमाउंट ऑफ स्पेंड करते हो जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है और फिर एक्सपायर हो गया। जैसे बिजली आपने यूज कर रहे हो, बेनिफिट उठा रहे हो ना, अगले महीने फिर दोबारा देना पड़ेगा बिल। यानी इसका मतलब वो बेनिफिट कितने पीरियड के लिए मिला? 1 मंथ के लिए। रेंट से फायदा उठा रहे हो कि नहीं? रेंट पे कर रहे हो तो फायदा है ना, आपके पास आउटलेट है। अब जब रेंट आप पे कर रहे हो तो क्या पूरे कई सालों के लिए नहीं, हर महीने नया रेंट दोबारा पे करना है, ये शॉर्ट रन है। अच्छा, यहां वर्ड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ गए जरा अच्छी बात है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे कमीशन। कैसे? आप कमीशन पे लोग रखते हो तो वो लेकर आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट हो गया, साथ ही एक्सपेंस पे कर रहे, इसका मतलब डायरेक्ट हो गया। और कुछ इनडायरेक्ट, कैसे? बिजली का बिल कौन सा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मुझे बता दो। लेकिन अब टेक्निकली देखो, अगर बिजली ना लगवाई हो क्या काम चलेगा? नहीं। इसका मतलब वो भी रेवेन्यू का पार्ट है। एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये बिल्कुल ही आप कहते हो कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं, जिसको नॉन वैल्यू एडिड कहते हैं, फिर खत्म कर दो। आप खत्म करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू का पार्ट है, ये रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। बस ये फर्क है इसका, ठीक है। एक्सपेंसेस की लंबी लिस्ट होती है, कितने लिखूं? जितने कहोगे लिख दूंगा। डिस्काउंट अलाउड, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, सर पहले वाला क्या इलेक्ट्रिसिटी बोला था एक्सपेंस, सर? यूटिलिटी एक्सपेंस। जी सर पहले वाला क्या बोला था, रिपीट कर। डिस्काउंट अलाउड, मतलब यानी बेशुमार है। सर मतलब बता दीजिए। छोड़ दो डिस्काउंट को भी, ये आगे टॉपिक में आएगा, छोड़ दो। और कुछ तो लिखो ना, कुछ 10-12 लिख लो यार, कुछ सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब मेरी जितनी स्पीड से मैं बोलता हूं उससे ज्यादा स्पीड में लिखा करो, मैं तो बड़ा स्लो बोल रहा हूं। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, कोरियर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एंड सो ऑन। काफी है। इस तरह बेशुमार कई भी आ सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसे ही आएंगे आपको फौरन आइडिया होगा कि ये एक्सपेंस है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। तो ये 5 चीजें मैंने आज आपके साथ कंप्लीट कर ली। ये जो एंड पे मैं चीजें लिखवा रहा हूं, एंड पे मिसाल के तौर पे स्टार्ट करें एसेट से। एसेट में मैंने आपसे डिस्कस किया करंट, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल।
टेंजिबल में मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी थी कि नहीं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह। नॉन करंट में, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट वगैरह, ठीक हो गया। इसी तरह आप करंट एसेट में इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। लाइबिलिटीज में भी डिस्कस की, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, करंट और नॉन करंट में मुख्तलिफ की है कि नहीं। इसी तरह रेवेन्यू में आपके सामने कई बोले, सेल, एनेस्थीसिया फी वगैरह वगैरह, बेशुमार कह लो। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ये मुख्तलिफ हो सकता है वर्ड। आप ऑडिट फॉर्म ले लो, चलो आप सीए कर रहे हो, इंशाल्लाह फ्यूचर में सीए बन जाओगे। आप 2 दफा सीए बनते हो, पता ना आपको, जब एक स्टूडेंट होते हो और एक जब सीनियर हो जाते हो, एफसीए। अभी आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जब क्वालिफाई करके 5 साल गुजर जाएंगे, क्वालिफाई किया तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे, 2 दफा बन गए ना। तो ऐसी क्वालिटी किसी के पास है नहीं है, क्या बात। तो ये जितनी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस की हैं, इसको कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट। देखो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है तो कोई ना कोई तो होगा ना आपका मैकेनिज्म जिसके थ्रू रिकॉर्ड करोगे। दिस इज नॉन एज हेड ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने सारे हेड ऑफ अकाउंट नहीं बोले और ना ही बोले जा सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये फ्रीक्वेंटली है। ये तकरीबन हर सैलरी क्या हर एक में नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी हर एक में नहीं होगी, कमीशन हर एक में मिलेगी आपको ना, चलो हर एक में ना मिले, मोर देन 90% बिजनेस में कमीशन होती है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब आइएगा जो मेन चीज की तरफ, हाउ टू record business transactions। शुरू में पहले जब मैं आगाज किया करता हूं अकाउंटिंग का तो एक डेफिनेशन से करता हूं, याद होगा आपको। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, अ सिस्टमैटिक, समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ सिस्टमैटिक वे, अब उसकी तरफ आ गया। वहां सिर्फ इतना पढ़ा था, टू रिकॉर्ड इन सच अ वे सो दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रेडिली अवेलेबल, कैन बी क्विकर। तो वो क्या है, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी डिस्कशन अब स्टार्ट करने लगा हूं, लेकिन इससे पहले एलिमेंट इसलिए जरूरी थे कि वो यहां यूज हो, ठीक है। इसको भी करने से पहले एक दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना बड़ा जरूरी है। व्हाट आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिस पे पूरी अकाउंटिंग बेस कर रही है। ये टोटल गलबन 12 के करीब आपके सिलेबस में है, लेकिन 12 पे 12 यहां नहीं करवाऊंगा, जो जहां अप्लाई होगा वहां कराऊंगा ताकि उसको समझ सको, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज लिखिएगा, ये हमने शायद डिस्कस किए क्लास में कि नहीं, सिर्फ 2 बैच है ना तो मिक्स हो जाता है, पता नहीं किसको कराया किसको नहीं कराया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पूरी डेफिनेशन लिखिएगा इसकी, और इस पे एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल भी, और एक और स्टाइल में आते हैं कि वो आपको स्टेटमेंट देता है, कहता है बताओ इसमें कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उस स्टेटमेंट से जज करना होता है, सिर्फ नाम लिखना होता है, एक लिखने का 1 नंबर होता है, ये इतने इंपॉर्टेंट है ये। बिजनेस एंटिटी लिखिएगा, so far as business transactions is concerned, so far as business transactions are concerned, या ट्रांजैक्शन लिखा तो इस कर दो, वो खुद ही देख लेना, is concerned, business and businessman shall be treated या considered as separate entities, as separate entities। अभी आगे लिखवाता हूं, रुक जाइए, यहां पहले रुक जाते हैं।
जरा समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं। जब हम अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस को अलहदा तस्वर करना है, बिजनेसमैन को सेपरेट करना है। सोल ट्रेडरशिप में जो बिजनेस है वो किसका है? बिजनेसमैन का ही है ना। और अब हमने ये भी पढ़ा था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिजनेस में केस होता है तो उसको किसको भुगतना पड़ेगा? बिजनेसमैन को ही। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहीं है, अलहदा है। अगर एक होते तो बिजनेस में कितना सरमाया लगाया तो हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हो गए। अब मसला क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? अब ये भी तो सवाल है, लिखिएगा इसे आगे। We have to record the business transaction, या we should record the business transactions from business point of view। ठीक हो गया? यानी हमने सिंपल वर्ड्स में बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जरा देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल, ये क्यों इतना जरूरी। सर आप म्यूट हो गए हैं। भाई मेरे, ये कौन अल्लाह का बंदा है, शरीफ बंदा? या वो शरीफ है या शरीर है, या फिर तीसरा लफ्ज़ है शैतान है, शरीफ है। चौथा नहीं बोलना चाहता, कुछ खुदा का खौफ हो। या फिर वो सोया हुआ बेचारा, हाथ लग गया उसका, जाग के बैठो। एक तो मोबाइल पे बैठ के ऑनलाइन क्लासें ले रहे होते हो, बिस्तर में से निकलते नहीं हो। अल्लाह के बंदो, मेरा पूरा नाम पता है? सुन लो, आज पूरे कैंपस को पता है, टीचरों समेत। मलक जौदत अली अवान, कुतुब शाही, रोफी शुकुरी, कादरी, खूनी चंगेजी। तो मैं प्यार से पढ़ाता हूं, उसका ये मतलब नहीं है मेरे अंदर ये जो आखिरी दो वर्ड है बड़े अहम हैं, तो मेरे अंदर वो कैफियत आ जाती होती है। और एक दफा मैं किसी को फैसला कर लूं, हकीकत बता रहा हूं कि ये मेरे बैच में नहीं पड़ेगा, जाके मैनेजमेंट को जाके जितने मर्जी कोशिश कर लो, मैं अगर लाने दूं तो मैं अभी मलक नहीं हूं। इसलिए बंदा बांध जाओ। अगर मैंने किसी को पकड़ लिया ना, किसी ने, अब मेरी कंसंट्रेशन उधर तो नहीं है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया कि कौन कर रहा है, उसकी खैर नहीं। इसलिए बी केयरफुल, मुझसे बच कर रहना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, अजीब उल्टे दिमाग का हूं। क्लास बड़े प्यार से पढ़ाता हूं, आप लोगों से हंसी मजाक में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करता जो बहुत जरूरी है। आपने जो कहते हैं ना जिसको रूल्स रेगुलेशंस, उसको नहीं मैं तोड़ने देता। एनीहो, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट कंसीडर होंगे। मैं एग्जांपल बता रहा था, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा लगाया बिजनेस में। अब मुझे बताओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बिजनेस में आ रहा है, एग्रीड। और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कैश आउट हो रहा है। दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हो गए ना, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने ये मसला हल कर दिया। वो क्या कहता है, मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यानी अब मैं ये नहीं कहूंगा कैश आउट हो रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कैश इन हो रहा है, क्योंकि आपने बिजनेस को अलग रखना है और बिजनेसमैन को सेपरेट रखना है। ये बात मेरी समझ आ गई? गुड। दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। ड्यूअल को हम कहते हैं ड्युअलिटी, टू वे। देखो दुनिया पे कोई भी चीज उठा लो, उसके दो रुख होते हैं, ठीक है। इवन अकाउंटिंग में भी मैं बात कर रहा था, आपको याद हो शुरू में मैंने क्या बताया था? कैश आ रहा है बिजनेस में, किस कोई सोर्स से तो आ रहा है ना। कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है? कोई सोर्स तो होगा। इसका मतलब है कि आपके हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट नजर आएंगे। मसलन कैश बिजनेस में आ रहा है, क्यों आ रहा है? सेल की है। समझ आ गई बात? एक तो कैश हो गया और एक सेल हो गई, दो हो गए इफेक्ट। मैं
मैं कैश पे कर रहा हूं, क्यों पे कर रहा हूं? मैंने बिजली का बिल पे किया है, एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया और एक तरफ कैश आ गया, तो इसका मतलब कैश के साथ साथ एक सोर्स चल रहा है। हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट टू इफेक्ट्स। लिख लीजिएगा, एवरी ट्रांजैक्शन must have at least two effects. ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो इफेक्ट मैंने बताए हैं ये क्या है, ये मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहां रोकूंगा, अभी पहले आगे सीखेंगे, फिर दोबारा एक दफा कराऊंगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, बस सिंपल अभी आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो कम से कम उसमें से दो हाईलाइट करने, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एनीहो ये दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बाद अब आइएगा दोबारा हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं इसके लिए 4 स्टेप अभी आप याद रख लो। पहला स्टेप क्या करना है, जब भी आपके सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन आए आपने पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अकाउंट हेड्स। अकाउंट हेड नहीं लिखा मैंने, हेड्स लिखा, क्यों? ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो कम से कम होंगे, तो फिर हेड्स हो गया, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से एक नहीं हो सकता। अब अकाउंट हेड क्या है ये मैंने अभी समझाया आपको। जी जी, ये जो एक्सपेंसेस के अंदर जो एग्जांपल लिए हैं, रेवेन्यू में जो एक्सपेंसेस लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं, और भी बाकी एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स, इक्विटी में कैपिटल पढ़ा था ना, ये भी अकाउंट हेड है। ड्राइंग्स पढ़ी थी हमने, ये भी अकाउंट हेड है। रिटेन्ड अर्निंग, ये भी अकाउंट हेड है जी, बिल्कुल, जो यूज होने, जिसके थ्रू मैं काउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी, तो ये अभी इनिशियल स्टेज पे जब मैं शुरू करूंगा यहां मुश्किल आएगी आप, ये मैं पहले बता रहा हूं, बस ये एरिया जहां मुश्किल है, उससे आगे तो बहुत आसान हो गया। तो अगले तीनों स्टेप बहुत आसान है। सेकंड स्टेप, स्टेट एलिमेंट ऑफ अकाउंट। फॉर ईच अकाउंट हेड। अच्छा, जो अकाउंट हेड्स आपने ऊपर फर्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाई किए हैं, ईच अकाउंट हेड जितने भी किए हैं, कम से कम 2 है ना, उनके एलिमेंट बताने हैं, यानी वो किस एलिमेंट में फॉल करता है। मिसाल के तौर पे आपने 2 अकाउंट हेड, कोई भी, चलो आप बता दो कौन से अकाउंट हेड है, कोई से भी 2 बता दो। एक ले लेते इलेक्ट्रिसिटी और एक कैश, ठीक हो गया ना, 2 हमने आइडेंटिफाई किए। मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी किस एलिमेंट में फॉल करता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में सर। गुड। नंबर 2 कैश किस में फॉल करता है? एसेट्स एसेट्स में सर। बस ये काम करना है। ये मैंने बताया ना, इधर मुश्किल हो गई, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब ये आप सीख चुके हो, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या, 5 एलिमेंट में से छठा कोई नहीं है। एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, बस दैट्स ऑल। नंबर 3, स्टेट मूवमेंट ऑफ अकाउंट हेड, ईच अकाउंट हेड। अब आपने अकाउंट हेड की मूवमेंट बतानी है, हर अकाउंट हेड की। अब मूवमेंट तो बहुत आसान हो गया, चाहे आप ये अकाउंट हेड की बता दो या एलिमेंट की बता दो, बात एक ही है ना। ठीक है, अब वो बड़ा आसान हो गया। देखो, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज, सिंपल, या इंक्रीज या। अब इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। समझ गए मेरी बात?
सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस में वो इंक्रीज हो रहा है या बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है। अभी जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, पे कर रहा हूं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज, डिक्रीज, तो मसला हल हो गया, डिक्रीज। हाँ जी, गुड। तो ये मूवमेंट बताना कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप बता लोगे। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपकी इसी ट्रैक पे मौजूद है, डेबिट क्रेडिट। हियर क्रेडिट डज नॉट मीन उधार, ये अकाउंटिंग का वर्ड है। जो पहले क्रेडिट पढ़ते आए हैं हम कि जी मैंने क्रेडिट पे गुड्स खरीदी हैं, वो क्रेडिट इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब क्या है, उधार। ये क्रेडिट जो है डेबिट क्रेडिट, ये नाउन है, समझ गए हो, ये आपका अकाउंटिंग का वर्ड है और इसके मीनिंग अभी हम सीखेंगे ये होता क्या है, ठीक है। क्योंकि पूरी अकाउंटिंग ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में अब मैं आकर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर कैन बी मोर देन 2 इफेक्ट्स और इवन देयर कैन बी 2 इफेक्ट्स इन वन ट्रांजैक्शन। The one should be debit and one should be credit. But if there is more than 2, if there is more than 2, there can be 2 debit, 1 credit. Absolutely 1.5 तो हो नहीं सकता, और there can be, yes, समझ आ गई बात। But the sum of debit must be equal to the sum of credit. अगर 2 क्रेडिट हैं 1 डेबिट है, तो जो मैं क्रेडिट को सम करूंगा वो एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए किसके, डेबिट के। और अगर डेबिट 2 है और क्रेडिट 1 है, तो डेबिट का जो सम है वो क्रेडिट के इक्वल आएगा। तो इसलिए जितने मर्जी ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में एक ट्रांजैक्शन में 8 भी आ जाए हेड्स, उनमें से चाहे 7 डेबिट हो और 1 क्रेडिट हो, लेकिन ये क्लियर है, ये नहीं हो सकता सारे डेबिट हो जाए, ये नहीं हो सकता सारे क्रेडिट, क्योंकि हम जो आखिरी लाइन मैंने बोली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट किस बला का नाम है, ठीक है। डेबिट को हम डिनोट करते हैं DR से, जैसे डॉक्टर को करते हैं, क्रेडिट को CR से। ये एक्चुअली वर्ड, पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्रेडिट में तो R नजर आ रहा है मुझे, डेबिट में तो नहीं आ रहा, DEBIT, यहां क्या लिख रहा हूं, DR। एक्चुअली ये ओरिजिनल वर्ड नहीं है डेबिट और क्रेडिट, ये किसी वर्ड से ड्राइव किए गए हैं। इंग्लिश का रूल आपने डेबिटर? पढ़ा हुआ है जी, सर डेबिटर? डेबिटर और क्रेडिटर। अच्छा अच्छा, चले मैं बोल देता हूं। मैं अभी कुछ बोलना चाह रहा हूं, पहले सुनते जाओ, मेरी कहानियां सुनोगे तो मजा आएगा ना क्लास में। मैं कहानियां ही तो सुनाने आता हूं, और क्या करने आता हूं। सुनो, इंग्लिश का रूल क्या है या जनरल रूल क्या है, जब कोई भी वर्ड किसी दूसरे वर्ड से ड्राइव किया जाता है तो क्या दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं? नहीं, बताओ ना, बोलो ना, कुछ पढ़ा होगा यार आप लोगों ने। जब कोई भी एक वर्ड से मैं दूसरा वर्ड निकालता हूं, डिराइव करता हूं वर्ड, तो जो ओरिजिनल वर्ड है और जो मैंने ड्राइव्ड वर्ड है, दोनों के मीनिंग एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन उनके वर्ड्स में रिजेम्बलेंस जरूर होती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर होती है। ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हो जाए, ठीक हो गया। एक्चुअली ये वर्ड जो निकले हैं दैट इज फ्रॉम डेबेयर, लैटिन वर्ड्स हैं डेबेयर एंड क्रेडियर। यहां पर जो डेबिट है वो D
आर। इवन क्रेडिट ये वाला आर नहीं है, क्रेडिट में भी प्रिंसिपल तो एक ही रखा जाता ना, ये आर है। द वर्ड डेबियर एंड क्रेडियर, अब इसका आसान मीनिंग क्या है? मैं डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं बता रहा, तो ओरिजिनल वर्ड की तरफ आता हूं। इसको हम कहते हैं ओन, इसको कहते हैं ओ। कितना आसान कर दिया, तीन वर्ड्स, तीन क्या कहेंगे अल्फाबेट्स में एक एक वर्ड बता दिया। ओन का मतलब क्या होता है? मलकियत होना, मेरे पास होना, किसी चीज का मेरा होना। ओ का मतलब क्या है? हाँ, किसी को देना। तो बिजनेस है ही लेन देन का काम, सीधी बात है। तो इसलिए यहां से वर्ड ड्राइव हुए डेबियर एंड क्रेडिट से डेबिट और क्रेडिट। बट द मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट इज नॉट ऑन एंड ओ, बट द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी very much similar to the on and o, exactly meaning ये नहीं होगा। ठीक हो गया? अब आते हैं what is debit and what is credit। इसके लिए हम रूल बनाते हैं। एक रूल है अकाउंटिंग में, वो एक टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है? हेडिंग दीजिएगा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी लिख लें, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाना है। और ज्यादा दिन नहीं, गारंटी से कह रहा हूं, एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, एक दिन भी बहुत बता रहा हूं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस में डिफर। ठीक हो गया? सबके पॉइंट से डिफरेंट। तो क्यों ना हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी एक तरफ टेबल में बना देते हैं एलिमेंट्स, EOA, समझ गए? EOA एलिमेंट ऑफ अकाउंट। कितने एलिमेंट पड़े हैं? 5, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आगे मेरी बात समझ? अच्छा, अब देखें सर, पहले इनके मीनिंग थोड़े से कर लेते हैं कि ये ओ में ज्यादा करीब है या ओन के ज्यादा करीब है, ठीक है ना? तो ये बाय नेचर क्या होते हैं? बाय नेचर मुझे बताओ, आप खुद जवाब दोगे इंशाल्लाह। एसेट ओन के करीब है, ओ के करीब है? ऑन। इसका मतलब एसेट को मैं डेबिट कह सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो ना? एसेट को डेबिट कह सकता हूं, डन। लाइबिलिटी ओ के करीब है, ऑन के करीब है? ओ के। तो क्या कहूं लाइबिलिटी को? ऑनर्स इक्विटी ओ के करीब है, ऑन के करीब है? ऑन। कैसे? सर जो बिजनेस की ऑनर्स इक्विटी है, प्रॉफिट ऑनर्स इक्विटी में ही आता है ना, जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस कमा रहा है, किसका है? बिजनेसमैन का। तो क्या उसने देने नहीं है? बिजनेस खुद तो कोई चीज नहीं है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो किससे लेगा, किसको देगा? सॉरी, बिजनेस। और अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेसमैन ने ही उसमें लगाना है ना मजीद पैसा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑनर्स इक्विटी भी वो अमाउंट है जो उसने देनी है। सिर्फ फर्क ये डेफिनेशन में आइएगा, राइट ऑफ ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमने पढ़ा है रेसिडुअल राइट। तो इसलिए याद रखिएगा ये भी ओ के करीब आएगा। इसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा, अब आ जाए जरा यहां पर मसला रेवेन्यू और एक्सपेंस। इसको इस तरह देखोगे तो ही समझ आएगा। मैं जरा एक और वक्रे तरीके ना समझाना, ठीक है? वो मेरे पास ना एक दफा बीकॉम में था ना, जब मैं तो ट्यूशन तब नहीं पढ़ाता था। एक बच्चा आया, लाहौर में होता था, बड़ा गांव से आया हुआ, बड़ा सादा बच्चा था, अल्लाह खुश रखे, बड़ा अच्छा बच्चा। वो आया, मुझे कहता है, मैंने पहले दिन अकाउंटिंग, वो ICOM की अकाउंटिंग मैंने पढ़ाई। तो कहता है सर जी मैं एक बात करूँ आप? मैं कहूँ मैं तुसी पंजाबी च अकाउंटिंग पढ़ा देता करो। वो जिंदगी में पहली दफा पढ़ाई, मैं भी अकाउंटिंग भूल गया क्योंकि उस लैंग्वेज में पढ़ाना, हालांकि अपनी मादरी जुबान है, लेकिन उसके बावजूद जरा समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो अब रेवेन्यू और एक्सपेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंस, अगर मैं रेवेन्यू, जरा बहुत ध्यान से लॉजिक समझना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस एक दूसरे के लाजम मलजूम है या नहीं?
इंटर रिलेटेड है या नहीं? एक्सपेंस की डेफिनेशन में मैंने लिखवाया है एनी अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। तो इसका मतलब दोनों को मैं अलग नहीं कर सकता, बेशक एलिमेंट अलग हैं। और दूसरी बात मुझे बताइए, क्या ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं या नहीं? सेम मीनिंग तो नहीं हो सकते। अगर फर्ज करें एक का मीनिंग डेबिट निकला फाइनली, तो दूसरा क्या होगा? ये तो एग्री करोगे ना? बस यही तो मसला मैं समझाना चाह रहा हूं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, लेकिन पहले स्टेप पे आए, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो बिजनेस कमा रहा है वो किसका है? बिजनेसमैन का। तो मुझे बताओ प्रॉफिट क्या बना बाय नेचर, ओ या ऑन? ओ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से सोचो ना, अब फिर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ पे चले जाते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। बिजनेस ने वो जो कमाया पैसा वो बिजनेसमैन को देना है उसने ना, अपने पास तो रख ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिहाजा प्रॉफिट क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट। ओ के करीब होगा तो क्रेडिट होगा ना। अब मैं अगर कहूं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस टू क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू जो है वो यकीनन मेरा क्रेडिट है और एक्सपेंस कॉन्ट्रेरी होगा डेबिट। प्लस माइनस लगा लो ना, मैथ का रूल। अगर क्रेडिट माइनस डेबिट करता हूं तो आंसर प्लस में आएगा और प्लस क्रेडिट हो गया। तो ये भी तो हो सकता है ना लॉस। लॉस क्या होता है? डेबिट। क्यों? लॉस बिजनेस में वाला किससे लेगा? ऑनर से। तो ये ऑन हो जाएगा कि लेने हैं। तो अगर ये डेबिट हो रहा है तो ये तो अब भी क्रेडिट माइनस डेबिट ही रहा ना। लॉजिकली देख लो, क्योंकि जब लॉस कब होता है? जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाए। तो क्रेडिट माइनस डेबिट, चूंकि डेबिट ज्यादा है तो यहां क्या आएगा? डेबिट। इससे ये क्लियर हो गया कि रेवेन्यू हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। और एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। इंडिविजुअली देखोगे नहीं समझ आएगा, इंडिविजुअली नहीं देखना है। इन कॉम्बिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद सर ये काइंडली फिर दोबारा थोड़ा कर दीजिए। अगर प्रॉफिट क्रेडिट है तो हमारा लॉस कैसे डेबिट होगा सर, ये काइंडली बता दीजिए। आपकी आवाज क्यों नहीं आती अबू दादा? क्या वजह क्या है? बाकी सबकी मुझे बड़ी क्लियर आवाज आती है, आपका या तो कोई नेट का मसला है या कोई फोन का मसला है या लैपटॉप का मसला है। आपके पास जब भी आप क्वेश्चन करते हो मुझे 2 दफा पूछना पड़ता है। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं जवाब क्या दूंगा? अच्छा सर, पूछ ये था कि जैसे प्रॉफिट आपने बताया कि क्रेडिट है, तो सर लॉस को भी क्रेडिट नहीं होना चाहिए? आपने डेबिट लिखे, ये काइंडली एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिएगा। जी ठीक हो गया। देखो मैंने कहा प्रॉफिट क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, किसके लिए कमाया? यकीनन ये पैसा कौन लेगा? तो इसका मतलब आपने बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। बिजनेस ने ये अमाउंट देनी है ऑनर को। ओ हुआ ना फिर, इसलिए क्रेडिट है। लॉस हो गया बिजनेस को। बिजनेस खुद तो कुछ नहीं है ना, अगर इसको कुछ भी नहीं करेंगे बिजनेस डूब जाएगा। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या होगा? बिजनेसमैन मजीद पैसा लगाएगा, यानी वो लॉस को भी पूरा करेगा और मजीद पैसा लगाएगा। तो इसका मतलब लॉस इज रिकवरेबल फ्रॉम बिजनेसमैन बाय बिजनेस। बिजनेसमैन से वो रिकवर करेगा, तो बाय नेचर डेबिट हुआ। और दूसरी बात, अगर प्रॉफिट की समझ आ गई है कि वो क्रेडिट होता है, तो अंडरस्टूड है कि लॉस कैसे क्रेडिट हो सकता है? फिर बिल्कुल उल्ट है। प्रॉफिट का उल्ट क्या है? लॉस। अगर प्रॉफिट क्रेडिट है तो लॉस डेबिट। अगर प्रॉफिट डेबिट होता है नहीं, तो फिर मैं कहता, तब भी मैं कहता कि लॉस डेबिट नहीं है, फिर क्रेडिट है। रेवेन्यू क्रेडिट इसलिए कि प्रॉफिट ज्यादा है ना। एक्सपेंस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको देना है? बिजनेसमैन। इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ऐसा देखो 100 रुपीज मैंने लिए, 70 मैंने एक्सपेंस किया, तो प्रॉफिट हो गया ना 30। मैंने 30 रुपए किसको देने हैं? अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं, क्या कहूंगा? 100 रुपीज मैंने बिजनेसमैन को देने और 70 उससे लेने।
समझ आ गई? तो मैं लूंगा तो नहीं ना, नेट करके जो अमाउंट है उसको दे दूंगा, बात लॉजिक तो वही है। ठीक है, इस वजह से ये क्रेडिट है और ये डेबिट। ठीक हो गया? ये 5 एलिमेंट हो गए। अब इसके आ जाए इंक्रीज और डिक्रीज। इस क्लास में टाइम का नहीं पता लगता, क्या वजह है? तो बहुत पढ़ने वाली क्लास है। जी सर। बैच 3 में तो टाइम गुजरता ही नहीं है, बैच 5 में टाइम बचता ही नहीं बेटा साहब। ओके, वैसे मैं आपको बताऊं 5 मेरी जिंदगी का बड़ा लकी नंबर है, बहुत लकी नंबर। अब आप 5 में आ गए हो, बस अल्लाह खैर कर रहे। अच्छा, पर इज्जत रख लेना। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट, देखो मैथ का रूल लगाते हैं। प्लस प्लस हो तो क्या करते हैं? माइनस माइनस हो तो क्या करते हैं? प्लस प्लस। और अगर प्लस माइनस हो तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट को जिसको मर्जी प्लस ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक दूसरे से उल्ट तो है ना। अगर मैं कहता हूं डेबिट और क्रेडिट, तो बताओ ये माइनस होगा प्लस? एक अमाउंट डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो प्लस माइनस हो गया ना। मैं अगेन कह रहा हूं जिसको मर्जी प्लस ले माइनस ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूं एक अमाउंट डेबिट है, एक अमाउंट क्रेडिट है, मैं कहता हूं इसको इकट्ठा करो तो माइनस करोगे। एक अमाउंट क्रेडिट है और दूसरी भी क्रेडिट है और दोनों डेबिट है तो तब भी ऐड। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मैंने प्लस करना है, डिक्रीज हो रही है तो मैंने क्या करना है? जब मैंने कोई प्लस करना है, डेबिट में कोई चीज प्लस करना चाहता हूं, तो कौन सी चीज प्लस होगी? डेबिट। डेबिट में क्रेडिट प्लस नहीं हो सकता ना, ऑपोजिट है। तो सिंपल, जहां इंक्रीज आ रहा है ना, सेम कॉपी कर दो। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और अगर मैं इसको तो अलग कर दो, यही चीज बार बार करनी है। अब अगर मैंने डिक्रीज करना है, यस, ऑपोजिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। डेबिट डेबिट क्रेडिट। आप जरा उसी एग्जांपल में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली। इलेक्ट्रिसिटी को ले, पहले इलेक्ट्रिसिटी पहला एलिमेंट हो गया, सॉरी पहला हेड ऑफ अकाउंट, उसका एलिमेंट क्या था? एक्सपेंस एलिमेंट। तीसरा स्टेप, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? आपने कहा इंक्रीज। अभी कैश को छोड़ दो ना, मैं पहले को लेके एंड तक जा रहा हूं, 4 स्टेप, दोनों को लेके जाना है। फिर शुरू से देखें, पहला हमारा क्या था, लिख के बता दूं। पहला क्या था? अकाउंट हेड आइडेंटिफाई करने। आपने कहा जी अकाउंट हेड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और कैश, दोनों लिख लो, चलो ठीक हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? मूवमेंट बताने, सॉरी एलिमेंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्सपेंस और कैश एसेट। तीसरा हमने क्या डिस्कस करना? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज है या डिक्रीज? एक्सपेंस इंक्रीज है, कैश। डिक्रीज है। अब चौथा स्टेप हमने क्या लिखा है? फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस रूल को फॉलो करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, रूल यहां से लेना है। देखो पहला क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंस, ये सर इंक्रीज कैश है, डिक्रीज नहीं होगा? ये एक्सपेंस है। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, यानी इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हुआ। सर कैश ये डिक्रीज क्या नहीं है? होगा? इंक्रीज इन, ये डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है। डिक्रीज इन एसेट, अब ये डिक्रीज में आ गया और एसेट पहला है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो देख लो, एक डेबिट आ रहा है और एक, जोन सी दुनिया जहान की ट्रांजैक्शन उठा लो, अभी दो की बात करो, दो से ज्यादा ना करो, दो अकाउंट है, हमेशा एक डेबिट आएगा और एक, हाँ ये लिखते हुए ये हो सकता है पहला क्रेडिट आ जाए तो दूसरा डेबिट आ, डजंट मैटर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों डेबिट। अगर दोनों डेबिट आ रहे हैं, ये दोनों क्रेडिट आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने उस्तादी दिखा दी। क्या थी मेरी बात? हाय हाय, बस बहुत। कल से इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे, मंडे से। हाँ, दूसरी सबसे अहम चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, आपकी चूंकि बैच 5 में खास तौर पे बच्चे आते रहे हैं, ये बैच बड़ा होता रहा है, 50 से ऊपर चला गया है। अब मैंने उनको बड़ी मिन्नतें करके रुकवा दी है, अब मजीद कोई एडमिशन नहीं कर रहा मैं इस बैच में, ठीक है।
एक क्लास आप लोगों की मैं एक्स्ट्रा हम शुरू कर रहे हैं। एक तो ये क्लास होगी अपने टाइम, एक होगी 3 से 4। ये इस क्लास में वो स्टूडेंट जो लेट कमर्स हैं, लेट ज्वाइनर हैं, और उनको थोड़ी सी काउंटिंग में मसाइल आ रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। वो स्टूडेंट जो जिनको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और वो डिस्कस करना चाहते हैं, ये डिस्कशन क्लास है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया बस वहां तक होगा, वो भी इसमें डिस्कशन हो सकती है। तीसरा, अगर कोई मतलब आप दोनों में नहीं फॉल करते हैं, वॉलंटरली भी लेना चाहते हो तो तब भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्लास 3 to 4 होगी और ये सर असजद आपको क्लास लेंगे, और ये क्लास ऑनलाइन होगी, फिजिकल नहीं, ठीक है। रूटीन में भी ये ऑनलाइन होगी, फिजिकल नहीं हो सकती, ठीक है सर डेली होगी? जी डेली होगी? डेली होगी, डेली। ये मंडे से स्टार्ट हो रही है। मेरा ख्याल है यही करेंगे, मैं उनको दे दूंगा अपना पासवर्ड, तो इसी पे कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों बैच के स्टूडेंट हैं। सर जी सर ये जो आपने